नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवींद्र और आज बात मोदी सरकार के 4 साल के पूरे होने के मौके पर उन वादों और इरादों की जो 4 साल पहले हमने देखे थे। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है राज्यसभा टीवी पर। आपके पास है रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, शिपिंग, वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट और वो तमाम विभाग मैं कहूँ। शुरुआत में अगर करूँ रोड ट्रांसपोर्ट या हाईवे से, जब सरकार आई उस वक्त विकास दर से लेकर और रफ्तार हाईवेज की काफ़ी स्लो दिखती थी। एक बड़ा चैलेंज आपके सामने था ग्रोथ को फास्ट करने का और हाईवेज की स्पीड को बढ़ाने का, उनको बनाने को लेकर। पिछले 4 साल में कहाँ तक पहुँचा मकसद? देखिए, मैंने जब मंत्री पद का चार्ज लिया तब 2 किलोमीटर पर डे तक रोड कंस्ट्रक्शन आया था। करीब 403 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बन पड़े थे। बहुत ही चैलेंजेस थे, पर मोदी जी के नेतृत्व में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और उनके सबके सहयोग से हमने 22 कैबिनेट डिसीजन लिए और आज मैं ये आत्मविश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि सब प्रोजेक्ट सब चलने लगे, एक हाथ दो छोड़कर सब में अच्छा सक्सेस स्टोरी हुई। कुछ हमने टर्मिनेट कर दिए और हिंदुस्तान के बैंकर्स को हमने 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया मेरे डिपार्टमेंट ने। और इस साल मार्च में हम लोग 28 किलोमीटर पर डे पर आए हैं। अगले साल हम लोग 40 से 45 किलोमीटर पर डे करेंगे। जो टारगेट मैंने रखा था वो अगले साल मार्च में 100% पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है। कहा यह जा रहा है कि आप हर साल एक नया लक्ष्य बनाते हैं और उसके बाद उसको आप बढ़ाते जाते हैं, यानी कि आपकी योजनाएं काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। पिछले वित्तीय वर्ष से अगर हाल के वित्तीय वर्ष को देखें तो जो टारगेट था आपने करीब 60% उसको बढ़ा दिया। देखिए, टारगेट हर समय बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि अगर 100 का टारगेट रखे तो 75 अचीव होता है। कमिटमेंट एंड टारगेट दोनों में फ़र्क होता है और इसलिए मैंने अपने डिपार्टमेंट को टारगेट्स 45 का भी जो दिया हुआ है। पर मैं आपको आज बता रहा हूँ, जो 40 में पहले साल से बोलता रहा, मोमेंटम देता रहा, तो 2 किलोमीटर से बदलकर 14 गुना वृद्धि हुई, 28 किलोमीटर हुई। और मैं आपको लिख देता हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंस से लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि अगले साल मार्च में मैं 40 किलोमीटर का टारगेट पूरा करूँगा। जो मैंने कहा था वो पूरा हुआ और ये इसीलिए पूरा हुआ कि मैंने एम्बिशियस टारगेट रखा था। जैसे माँ बाप अपने बेटे को ये नहीं कहते, वो कहते तुम मेरिट में पास होना चाहिए। वो फर्स्ट क्लास में पास हुआ तो कहते फर्स्ट क्लास में पास हुआ, मेरिट क्यों नहीं हुआ? तो टारगेट बड़ा ही होता है और जो टारगेट मैंने पकड़ा है वो धीरे धीरे अचीवमेंट की तरफ जा रहा है। यही तो सबसे अचरज की बात है गडकरी साहब, क्योंकि जब भी आपने घोषणा की और हाईवेज को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता था फंडिंग को लेकर, जिसको लेकर हमने देखा कि पिछली सरकारों में एक बड़ी दिक्कत रही है। आपके सामने फंड को लेकर दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जब आपने टारगेट बढ़ाया और आपने हमें हर बार कहा कि पैसे की चिंता मत कीजिए। देखिए, सही बात है कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। इस देश में स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति की कमी है। और अगर अप्रोप्रिएट विजन है, फुल ट्रांसपेरेंसी है, क्वालिटी के साथ कटिबद्धता है, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है, करप्शन फ्री सिस्टम है, तो हम लोग निश्चित रूप से टारगेट को पूरा कर सकते हैं। मैंने 10 लाख करोड़ के काम हमने अवार्ड किए मेरे डिपार्टमेंट में। एक भी कॉन्ट्रैक्टर को 1 रुपये देने के लिए कभी मंत्री के यहाँ आना नहीं पड़ा। मैं दावा करता हूँ कि 100% करप्शन फ्री क्वालिटी वर्क हमने किया है। अभी आप पहला देश का एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली मेरठ 14 लेन का बना है, आप देखिए कैसी क्वालिटी है। अभी हमने ईस्टर्ली बाईपास पूरा किया, देखो कैसी क्वालिटी है। अरुणाचल में हमने जो ब्रिज बनाया वो आशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है। हमने कश्मीर में टनल बनाई, सबसे बड़ी टनल बनाई। अब 19 तारीख को 6,500 करोड़ की टनल कारगिल में लद्दाख और लेह के जोड़ने वाली हम बना रहे हैं। एक के पीछे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे लोगों ने करके दिखाए और ये सक्सेस स्टोरी मेरी नहीं है, ये टीम वर्क है। मेरे सेक्रेटरी, मेरे अधिकारी, हमारे इंजीनियर्स, ये सब ने मिलकर जो संयुक्त प्रयास किया उसका ये परिणाम है। और प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने हमको सपोर्ट किया और स्वाभाविक रूप से उसी के कारण हम ये सफलता हासिल कर सके। क्योंकि हाईवेज को लेकर हमेशा कहा गया गडकरी साहब की फंड कम है, प्राइवेट इन्वेस्टर उस तरीके से आ नहीं रहा। बहुत सारे प्रोजेक्ट ने खुद कहा कि रुके पड़े थे, क्लियरेंस को लेकर दिक्कतें होती थी, खासतौर पर भूमि अधिग्रहण एक बड़ा मसला था। ये रोडें कैसे हटे और कितने हटे हैं? देखिए, इस साल हमने 60,000 करोड़ रुपए तो लैंड एक्विजिशन के लिए दिए हैं।
मैं बहुत बार एक बात कहता हूँ, देर आर सम पीपल who convert opportunities into the problems and there are some people who convert problems into opportunities. मैं अपनी समस्या को अवसरों में रूपांतरित करने का आह्वान समझता हूँ और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अड़चनें आती हैं, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होगी, इच्छा शक्ति होगी और कुछ करने की नीयत होगी, ईमानदारी होगी तो सक्सेस मिल ही जाता है। इसी बात से ये सिद्ध होता है कि परिस्थिति बदल रही है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं, अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं और ये सब लोग देख रहे हैं। हाँ, एक आधी बात अगर मेरे समाधान पे नहीं तो मैं कहता भी हूँ कि जैसे रोड एक्सीडेंट्स 1.5 साल से हमारा बिल पास नहीं हुआ, राज्यसभा में अटका हुआ है। हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मर जाते हैं। मैं 5 साल कोशिश कर रहा हूँ, 5% मौतें कम हुई, 5% एक्सीडेंट कम हुए। मैं समाधानी नहीं हूँ, ये मैं मेरी सक्सेस स्टोरी नहीं मानता। मैं मानता हूँ इससे फेलियर ऑफ माई डिपार्टमेंट, मेरा फेल्यूर है। इससे मुझे दुख भी है, दर्द भी है, कुछ मेरे मर्यादा के बाहर के प्रश्न हैं, पर मैं अस्वस्थ हूँ इस बात के लिए कि मैं लोगों की जान क्यों नहीं बचा सकता। तो कहीं ना कहीं मैं यही दावा कर सकता हूँ कि मैं सभी बातें अच्छी हो गई ऐसा नहीं, एक आधी बात कमी भी हो सकती है और उसको स्वीकारने में मैं डरता भी नहीं। हाँ, मैं कहूँगा कि ये मेरी कमी है, नहीं कर सका। हाईवेज़ को लेकर एक और बड़ा प्रश्न रहा है गडकरी साहब कि जब देश में से पहले हमने देखा है वो जो बनते थे वो बड़े शहर या मेट्रोज़ के किनारे तक हाईवेज़ बनाने का प्रचलन रहा है सरकारों की ओर से। आपके मंत्रालय आपने जब पद संभाला उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों में, कश्मीर की बात करूं, बॉर्डर एरियाज़ की बात करूं, कहा जाता था कि फिजिबल नहीं है, पैसा वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन आपने ये रिस्क लिया, क्यों? देखिए, ये देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा है। मैं कश्मीर में ही केवल 60,000 करोड़ के काम कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में 1.5 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ, बॉर्डर एरिया में करीब 50,000 करोड़ के काम कर रहा हूँ और भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इसके बीच में हमने करार करके मैं पुल और रोड सब इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जोड़ रहा हूँ। मैं 23,000 करोड़ के काम कर रहा हूँ। तो इन सब के पीछे धारणा ये है कि देश हमारा विकसनशील देश है और रोड्स जो है वो प्रगति और विकास के मापदंड है। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, प्रगति होती है और इसलिए रोड को बनाना हमारा प्रथम कर्तव्य है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी है। फिर भी मैं जब मंत्री बना तब 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, अब मैं 2 लाख किलोमीटर तक लेके जा रहा हूँ, फिर भी कमी है। अभी मुंबई से दिल्ली में एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ 1 लाख करोड़ का, उसमें से 45,000 करोड़ का काम वडोदरा टू मुंबई 15 दिन में शुरू हो रहा है। मैंने अवार्ड कर दिया काम को और ये इसी साल ये रोड पूरा शुरू करूँगा। 3 साल में पूरा करने की मेरी कोशिश है, अब मालूम नहीं आगे क्या होगा, पर मैं काम तो इस बार दिसंबर तक अवार्ड कर दूँगा। एक और बात कही जाती है आपके बारे में कि आप तो राज्यों की सीमाएं छोड़ दीजिए, देश की सीमाओं के बाहर भी जाकर आप जो है आपके हाईवेज़ कमाल करने को तैयार देखते हैं। एशियन हाईवे की अगर मैं बात करूं जो कि म्यांमार और थाईलैंड तक जाने की जिसकी बात है, ये कॉन्सेप्ट और किस तरीके से इसको विजुलाइज किया जा रहा है और इसके रीच की जो बात, पहली बार हम म्यांमार तक रोड बना रहे मेघालय से, 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। देखिए, ये देश की आवश्यकता है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और ये कोई रोड का नहीं, मैं पानी में भी कर रहा हूँ। मैं ब्रह्मपुत्रा में बराक का काम हमने पूरा किया, ब्रह्मपुत्रा का ड्रेजिंग शुरू है और बांग्लादेश में जाकर मैं 250 करोड़ रुपए का ड्रेजिंग कर रहा हूँ भारत सरकार की ओर से, ताकि हमारे वाटरवेज शुरू हो। अब वाराणसी से हल्दिया, साहिबगंज, तो अब तो हम लोग बांग्लादेश तक चले जाएंगे, म्यांमार तक चले जाएंगे। तो ये देश के लिए आवश्यक है, देश का विकास इसी से होगा और जो प्रधानमंत्री नए भारत की सोच बोल रहे हैं वो यही है कि जहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सी प्लेन हो, कैटरमैरन हो, हेवरक्राफ्ट्स हो, बुलेट ट्रेन्स हो। हम लोग अभी मैंने एक कंसेप्ट लगाया, नागपुर में लाया, मैं मेंबर हूँ वहाँ का पार्लियामेंट, ब्रॉडगेज मेट्रो का। तो ब्रॉडगेज का उपयोग करके मैं मेट्रो चला रहा हूँ और एग्जिस्टिंग मेट्रो को जोड़ रहा हूँ। तो जो काम 10,000 करोड़ का होगा वो 600-700 करोड़ में हो रहा है। तो धीरे धीरे, और ये हमारी पैसेंजर एक्सप्रेस 50-60 किलोमीटर एवरेज है, इसका 100 किलोमीटर एवरेज है, हर स्टेशन पर रुकती है, तुरंत स्पीड लेती है, तुरंत रुकती है। तो मुझे लगता है कि बड़े प्रमाण पर परिस्थितियाँ, देश बदल रहा है और देश की अपेक्षा है, लोगों की अपेक्षा कि देश बदलना चाहिए और उसी दृष्टि से काम करना ये सरकार का, राजनीतिक नेताओं का और मंत्रियों का काम है। और मुझे भी लगता है कि मेरे मन में एक राष्ट्रभक्त की प्रेरणा होती है कि मैं देश के लिए कितना अच्छा काम कर सकूं। मैं कभी पॉलिटिक्स को डेवलपमेंट के साथ मिक्स नहीं करता और पूरे देश की जनता का अधिकार है उनको अच्छे रोड मिलना
और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं काम करूँगा और मदद करूँगा। मुझे याद है चुनाव के बाद उसके दरमियान भी आपने कहा था कि इस तरह की सेवाएं होनी चाहिए देश में, जब नदियों के ज़रिए हम वापस आवागमन के साधन को मजबूत कर सकें, व्यापार को बढ़ा सकते हों। तो उस वक्त कुछ लोगों ने इसको मजाक या एक जुमले के तौर पर शायद समझा होगा, लेकिन किस तरह की चुनौती आप देखते हैं? क्योंकि इसमें दो बड़ी प्रैक्टिकल जो दिक्कतें शायद जो एक्सपर्ट कहते हैं, एक वाटर लेवल जो कि नदियों का है और दूसरा इंक्रोचमेंट। देखिए, वाटर लेवल तो हम 3 मीटर मेंटेन करेंगे ना, उसी लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। मैंने 10 वाटरवेज का काम शुरू कर दिया है। बराक, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, बैंकिंगम कैनाल, काम शुरू हो गया है। देखिए, आप रोड से जाएंगे तो समझ लीजिए आपको 10 रुपये खर्चा आता है, रेलवे से जाएंगे तो 6 रुपये आता है, पानी से जाते तो 1 रुपये आता है। अब नासिक से निकली हुई गोदावरी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, भद्राचलम से लेकर आगे काकीनाडा तक जाती है। ये पूर्व में वाटरवेज बना हुआ, तीनों राज्यों को बोलो मेरे साथ आओ, हम स्पेशल व्हीकल बनाएंगे और ये वाटरवेज पूरा करेंगे। और जो पोर्ट कनेक्शन की बात हो रही थी, कनेक्टिविटी की, और पोर्ट सेक्टर को डेवलप करने की बात, क्योंकि वो भी एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर कहा था कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, देखो, लेकिन हमारे उसको डेवलप नहीं किया जा सका। हमारे पोर्ट की कैपेसिटी 5 साल में दुगनी हुई है। पहले साल 3000 करोड़ प्रॉफिट था, दूसरे साल 4000 करोड़ था, तीसरे साल 5000 करोड़ था और इस साल 7000 करोड़ प्रॉफिट है। मैं 6 नए पोर्ट बनाने की बात कर रहा हूँ और 200 माइनर और प्राइवेट पोर्ट्स है देश में, जो स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग चलाते हैं। और जिस देश में पोर्ट अच्छे होंगे वही प्रगति करता है। तो आज हमारे पोर्ट में JNPT में 1400 करोड़ प्रॉफिट है इस साल। आप एक देखिए कि पोर्ट सेक्टर का चित्र, क्रूज़ 80 क्रूज़ आए मुंबई में, 1 लाख लोग भारत से सिंगापुर क्रूज़ बैठने के लिए जाते हैं। और हमारे कंसल्टेंट ने रिपोर्ट दिया, इंटरनेशनल कंसल्टेंट ने, कि इस देश में मुंबई में अगले 5 साल में 950 क्रूज़ आएंगे। एक क्रूज़ में 4000 लोग आते हैं। कितनी इकोनॉमी बदल जाएगी, कितना टूरिज़्म बढ़ेगा। मैं अंडमान निकोबार से लेकर मुंबई तक के क्रूज़ चलाना चाहता हूँ। मैं मुंबई से गोवा के क्रूज़ सर्विस शुरू करना चाहता हूँ। तो नेचुरली बहुत देश बदल रहा है। मैं सी प्लेन लाना चाहता हूँ, अभी लगभग हमने ट्रायल ले ली है। अब वो एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, जैसे एयरपोर्ट है, बस पोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, वैसे वाटर पोर्ट बनेंगे, सी पोर्ट बनेंगे और यहाँ विमानें उतरेंगी। तो मैंने मुंबई में एक बस खरीदी की है जो पानी पे चलती है और रोड पर भी चलती है। और इसलिए इस देश में ये परिस्थिति हो सकती है, बदल सकती है। मैं अब रोप वे केबल कार में काम कर रहा हूँ। हमारी पोर्ट रेल कनेक्टिविटी कॉरपोरेशन को मैंने जिम्मेदारी दी है, मैंडेट है उनको, कि हवा में चलने वाली बस, अभी मैं धौलाकुआं से मानेसर 70 किलोमीटर ऊपर के ऊपर लोगों को चलाने की बात करो, 3 महीने के अंदर मैं काम शुरू करने वाला हूँ। ये रोड बड़ा कर रहा हूँ। ये धौलाकुआं टू मानेसर ट्रैफिक जाम होता था, मेरा रोड नहीं था, हाईवे के आगे इधर था, DDA का था, तो भी मैंने पैसे लगाकर पूरा काम शुरू किया। पूरे दिल्ली के लिए मैं 40,000 करोड़ खर्चा कर रहा हूँ। और ये हवा में चलने वाली बस गुड़गांव दिल्ली ऊपर के ऊपर चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, नो ट्रैफिक जाम। और इसलिए मैं आपको पैसे की कमी नहीं है जी, मैं 10 लाख करोड़ का काम दे चुका हूँ, 25 लाख करोड़ का मेरा टारगेट है। मैं आपको बताऊंगा, मैं मुंबई में गया था स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, मुझे 1600 करोड़ रुपए चाहिए थे कोचिन शिप यार्ड के लिए, मुझे 1,26,000 करोड़ मिले, ओवर सब्सक्राइब। अभी NHAI के 9 प्रोजेक्ट हमने मोनेटाइज किए। हमारा 6,000 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, 10,000 करोड़ मिले। अब 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट मेरे जेब में है जी, पैसे की मेरे को कमी नहीं है, पर मैं खर्चा नहीं हो रहा मेरा पैसा, ये मेरा प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आपने सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत की बात कही थी और उसके जब कॉन्सेप्ट को बताया था, उस वक्त भी लोगों में बड़ी हैरानी थी कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, इस तरह की जो एक विशालकाय महत्वाकांक्षी योजना है पूरी कैसे होगी। देखो, 16 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट का टारगेट है सागरमाला में। 4 लाख करोड़ है पोर्ट रेड कनेक्टिविटी, पोर्ट रोड कनेक्टिविटी, मॉडर्नाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ पोर्ट। उसमें से 2,80,000 करोड़ के काम चालू है, करीब 1 लाख 1.5 लाख करोड़ काम पूरे हो गए। और अभी पोर्ट लेड डेवलपमेंट में 5 स्मार्ट सिटी बन रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, फर्नीचर क्लस्टर, केमिकल क्लस्टर, पेट्रोलियम क्लस्टर, अलग अलग प्रकार के क्लस्टर बन रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कोस्टल इकोनॉमिक जोन, उसमें इंडस्ट्री आ रही है। मैं आप कमर्शियल व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रहा हूँ। हिंदुस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 4.5 लाख करोड़ की, वो 20 लाख करोड़ की बनेगी और हिंदुस्तान वर्ल्ड का नंबर 1 का ऑटोमोबाइल हब बनेगा। वो सब यहाँ एल्यूमिनियम, स्टील, रबर, प्लास्टिक, वही रिसाइकलिंग होगा, पार्ट्स बनेंगे। पूरी वेस्ट वर्ल्ड की हिंदुस्तान में आएगी और पार्ट की कीमत 40% कम हो जाएगी। हमारी कॉस्टिंग सबसे कम होगी और वर्ल्ड के सब ब्रांड हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और हमारे से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होगी। 4,58,000 गाड़ियाँ टुटीकोरिन पोर्ट ने एक्सपोर्ट की। चेन्नई पोर्ट से अशोक लेलैंड के 150 की 2 ट्रिप
हमने बांग्लादेश में ट्रक एक्सपोर्ट किए हैं। मुंबई से 1,58,000 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट हुई। अब हमारा देश गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर रहा है। ऑटोमोबाइल 1,45,000 करोड़ का हमारा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट है। हमको फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट बढ़ाना है और इंपोर्ट को कम करना है, और इंपोर्ट को कम करके नए रोजगार निर्माण करना है। उससे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगी, गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, देश का ग्रोथ रेट बढ़ेगा और सुखी समृद्ध संपन्न हिंदुस्तान निर्माण होगा। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा। यही नई भारत की प्रधानमंत्री जी की सोच है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, पर काफ़ी काम हो रहे हैं, इस बात की मुझे खुशी है। एक और नया जो कॉन्सेप्ट आपने जिसका जिक्र किया हाल के दिनों में, क्लीनर फ्यूल की बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी के ज़रिए व्हीकल्स को चलाने के प्रमोशन की बात हो रही है, उसमें काफ़ी कुछ काम भी हुए हैं। आगे और क्या इसको लेकर आपकी स्कीम्स हैं जहाँ पर आप चलना चाहते हैं? देखिए, हम 7 से 8 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, डीजल, पेट्रोल का। पोल्यूशन दिल्ली का देख रहे हैं आप। हमारा किसान देश की बिजली और फ्यूल तैयार कर सकता है। फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल, इथेनॉल फ्रॉम मोलाइसिस। सेकंड जनरेशन इथेनॉल, इथेनॉल फ्रॉम कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, बायोमास। थर्ड जनरेशन इथेनॉल, इथेनॉल फ्रॉम कॉर्न, राइस कट। तीनों पॉलिसी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ला रही है। हमारे देश का किसान देश का फ्यूल तैयार करेगा। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, सीएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक की बाइक बनी है। मैं पीछे पड़ा था, बजाज और टीवीएस, अब दोनों के नेतृत्व यंग है। मैंने कहा ये बनाओ। अब इलेक्ट्रिक की बाइक बनी, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा बनी। मिथेनॉल, इथेनॉल की बाइक बनी, इथेनॉल की ऑटो रिक्शा बनी। हमारी शुगर फैक्ट्री इथेनॉल तैयार करेंगे, वही गाड़ियाँ, स्कूटर, बसेस वही चलेगी। नागपुर से मैं हूँ, 55 बसेस बायो इथेनॉल पर चलती, जो किसान तैयार करता है। एकदम एयर कंडीशन बसेस है, सुंदर, पेट का पानी नहीं हिलता। इस देश में इलेक्ट्रिक सरप्लस है, कोयला सरप्लस है। 80 रुपये का पेट्रोल, 60 रुपये का डीजल, 47 रुपीज़ का इथेनॉल इक्वल टू 10 रुपीज़ की इलेक्ट्रिसिटी। और ये हो रहा है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी, हवा में चलने वाली बसेस शुरू करने का मेरा विचार है। मैं एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। अब ये दिल्ली का दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे में से पहला पार्ट 14 लेन का रोड है। 2.5 किलोमीटर की लेन मैंने साइकिल के लिए रखी हुई है। और ये दिल्ली का स्टील बाईपास अभी 26 मई को प्रधानमंत्री इनॉग्रेट कर रहे हैं। अब देखिए कितने बड़े प्रमाण पर देश बदल रहा है। अब मैं 12 एक्सप्रेस हाईवे बनाऊँ। क्या आपने कभी इमेजिन किया था कि दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बनेगा? 1 लाख करोड़ का एक ही रोड है। देश बदल रहा है। दिल्ली से मेरठ 3 घंटे लगते थे, 40 मिनट में आने का कभी आपने सपना देखा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट गडकरी जी बहुत अहम है। रोड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अगर समझने की कोशिश करूँ मैं, और आम जन के लिहाज से एक ऐसा ये सेक्टर है क्योंकि ज़्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, उसकी ज़रूरत है देश की बढ़ती आबादी के लिहाज से। और जो आपने इनिशिएटिव लिए हैं, क्योंकि हमारे देश में एक बात कही जाती है कि हम आज की ज़रूरत के लिहाज से हम चीज़ों को बनाया तैयार करते रहे हैं, लेकिन आपका एजेंडा देखकर ऐसा लगता है कि फ्यूचर के लिहाज से हम अपनी ज़रूरतों को, फ्यूचर में क्या होंगी उस लिहाज से हम योजनाओं को बना और अमल में ला रहे हैं। देखिए, अभी मुझे उतनी सफलता नहीं मिली है, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोग स्कूटर और कार यूज़ करने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। मेरी कल्पना है कि डबल डेकर एयर कंडीशन बस होगी, इथेनॉल पर चलेगी, बायो सीएनजी पर चलेगी। लुधियाना, चंडीगढ़ से दिल्ली, जयपुर से दिल्ली। ऊपर में इकोनॉमिक क्लास होगा, नीचे में एग्जीक्यूटिव क्लास होगा, और लोग ऐसा सो के आएंगे। उसमें एक एयर होस्टेस जैसी लड़की होगी जो चाय के समय चाय देगी, नाश्ता देगी, और लोग सो के आराम से आएंगे, अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली नहीं आएंगे। अब मैंने दूसरी कल्पना की कि भाई अब दिल्ली से लुधियाना, जो नागपुर में मैं पहली बार कर रहा हूँ, जिसमें पीयूष गोयल जी ने मुझे अनुमति दी है कि हमारी नागपुर मेट्रो 25 गाड़ियाँ खरीद रही है इसकी, मेट्रो की, ब्रॉड गेज मेट्रो की, और ये गाड़ी की स्पीड है 120 किलोमीटर। अब दिल्ली से जयपुर है। अब ये जो एक्सप्रेस गाड़ी जाती है, इसको हर स्टेशन में रुकने के लिए पहले स्पीड कम करनी पड़ती है, फिर स्पीड बढ़ाने के लिए करनी पड़ती है। उसकी एवरेज स्पीड पैसेंजर की 30 किलोमीटर आती है और एक्सप्रेस की 50 किलोमीटर आती है। ये 125 किलोमीटर की स्पीड है, 100 किलोमीटर एवरेज आता है। फास्ट हर स्टेशन पर रुकेगी, ना ट्रैफिक जाम, रेड सिग्नल, कुछ नहीं। तो जयपुर से आने लोग ये मेट्रो में आएंगे। तो नेचुरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना। अभी मैं हवा में चलने वाली बस चला रहा हूँ। अब कितना बड़ा ये गुड़गांव के रोड पर ट्रैफिक है, लोग ऊपर के ऊपर हवा में चले जाएंगे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने अब बढ़ावा देना चाहिए। यमुना से मेरी कल्पना थी, अब ये हमारे जज है, उन्होंने स्टे दिया, नहीं तो मेरी कल्पना थी कि यमुना से हवाई जहाज उड़ेगा और ताजमहल के पीछे उतरेगा। यहाँ से ताजमहल जाने के लिए 25 से 30 मिनट लगेंगे। ताजमहल में उतरेंगे, ताजमहल 1 घंटे 2 घंटे देखेंगे, फिर से आएंगे, बैठेंगे,
और फिर 25 मिनट में दिल्ली में आ जाएंगे, 2.5-3 घंटे में ताजमहल देखना हो जाएगा, टूरिज्म बढ़ेगा, फॉरेन से लोग आएंगे। तो ये कब तक उम्मीद है गडकरी साहब, क्योंकि फिर विपक्षी कहेंगे कि गडकरी साहब ने तो सपना दिखा दिया लेकिन पूरा करने की तारीख नहीं बताई। देखिए सर, एक बात मेरे लिए आप याद रखना, सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं होते लोग उनकी पिटाई करते हैं। मैं उनमें से हूँ। कुछ बातें मेरे भी बियॉन्ड रीच है, पर जहाँ तक जो मेरे रीच में है वो मैं काम करके दिखाऊंगा। नदियों में पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या रही है और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर एक प्रोजेक्ट जो आपकी सरकार और आप लोग उस पर काफ़ी विशेषज्ञों की रिपोर्ट आई है, उस पर काफ़ी कुछ काम भी हुए हैं। उस दिशा में आगे क्या एजेंडा दिख रहा है और कहाँ तक हम पहुँचे? देखिए, मैं 5 प्रकल्पों को इस साल शुरू करना चाहता हूँ। इसमें पंचेश्वर का प्रोजेक्ट है नेपाल के साथ, शारदा नदी में पानी आएगा, वो 6000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, और उससे यमुना में पानी आएगा। दिल्ली का पानी, पंजाब हरियाणा के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, राजस्थान को पानी जाएगा, उत्तर प्रदेश को जाएगा। गोदावरी का 3000 टीएमसी पानी समुद्र में चला जाता है, मैं उसको 800 टीएमसी पानी को रोककर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना को देना चाहता हूँ। कोई पानी की समस्या नहीं रहेगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। इस देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। मैं वाटर कंजर्वेशन पे काम कर रहा हूँ। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। ब्रिज कम बंधारे बना रहा हूँ। महाराष्ट्र में हमने प्रयोग किया है, 88 लाख टन मटेरियल हम निकाल रहे हैं नदी और नालों में से, और रोड में यूज़ कर रहे हैं। किसानों को फुकट में फार्म लेक बना के दे रहे हैं, वो मिट्टी रोड में ला रहे हैं, अपने अब फुकट रोड वाले पैसा खर्चा कर रहे हैं। इससे वाटर कंजर्वेशन होगा, वाटर लेवल बढ़ेगी। इतने इनोवेटिव काम हमने हाथ में लिए हैं कि हम 5 साल पूरे करेंगे तो हमारा टारगेट था 1,88,00,000 हेक्टेयर ज़मीन पानी के नीचे आएगी। नदी रिवर कनेक्टिविटी, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, अटल जल योजना, भूजल योजना, इतनी अच्छी अच्छी योजना है। और ये मेरा दिस सब्जेक्ट इज टचिंग टू माई हार्ट। मैं किसान हूँ और इसलिए मैं बिल्कुल ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर, इतना अच्छा इसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ। अब उसमें भी इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट। एक बात मेरी व्यथा है, देश का विकास, गरीबों के साथ, गांव गरीब मजदूर किसानों के साथ न्याय, उनका विकास, ये किसी नेता और पार्टी की मोनोपोली नहीं है। ये हम सबका ये प्रायोरिटी है कि ये होना चाहिए। गरीबी दूर होनी चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार होना चाहिए। अगर इसी काम में अगर कोई जुडिशरी अड़ंगा डाल देता है, कोई ग्रीन जज अड़ंगा डाल देता है, देखो हमको इकोलॉजी, इन्वायरमेंट भी महत्वपूर्ण है, डेवलपमेंट भी महत्वपूर्ण है। मैं रोड के बाजू में पेड़ लगा रहा हूँ। मैं मुंबई में 350 हेक्टेयर रिक्लेमेशन करके हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गार्डन बना रहा हूँ, सिंगापुर जैसा। अभी डेवलपमेंट प्लान में लिया है 350 हेक्टेयर, 1000 एकड़ में। क्या मैं ये गंगा में 189 प्रोजेक्ट जल शुद्धिकरण के कर रहा हूँ, उस पानी को शुद्ध कर रहा हूँ और रात दिन काम करो? क्या मैं इन्वायरमेंट के विरोध में? तो क्या माना जाए कि पब्लिक कॉज के जो बड़े काम हैं उसमें जो तमाम अलग अलग सिस्टम हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या इम्प्लीमेंट करने वाली संस्थाएं हों, कोऑर्डिनेशन या फिर रूल्स रेगुलेशंस में देखिए, एक बात करो, इस देश में हमको एक नई सोच से चलना होगा। हमारी सोच को, अब पूरे ऊपर से देखो, पूरी जगह खाली पड़ी, एक भी पेड़ नहीं दिखता, कोई लगाता नहीं, कोई तोड़ने नहीं देता। हमारी नीतियों को बदलने की आवश्यकता है। अभी नदियाँ है, इतना बड़ा स्लेंट कड़ाव वहाँ पड़ा, बाढ़ आती है, पूरी रेत भरी हुई है, आप उसको निकाल नहीं देते, रेत की गाड़ियों को जब्त कर लेते हैं, पानी गांव में घुस जाता है, लोग बर्बाद होते हैं। अब वॉल्यूम अगर उसका जो है उसमें अगर स्टैंड आई है, अगर निकालेंगे तो पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो पानी गांव में नहीं घुसेगा। क्या बाढ़ ग्रस्त लोगों की जान नहीं बचानी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी नहीं बचानी चाहिए? कैसी सोच है? गडकरी साहब, एक आखिरी सवाल, क्योंकि 4 साल सरकार के पूरे हुए हैं और इस कार्यकाल में 1 साल का वक्त और रहेगा, कोई एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट या एक ऐसा सपना जो आपको लगता है कि आपके लिहाज से दिल के करीब है और अगले 1 साल में उसको आप पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे? देखिए, ऐसे सपने तो बहुत है, बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है, पर मेरा एक सपना है कि 4 धाम का जो प्रोजेक्ट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये करीब 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट पूरा करना मार्च 2019 तक मेरा सपना है। हम रात दिन काम करें, मेरे तो काम हो गया, BRO वगैरह के साथ काम करने में कोऑर्डिनेशन है, एक ये है। और दूसरा, मैं पिथौरागढ़ से मानस सरोवर का रास्ता बना रहा हूँ, ताकि भारत में मानस सरोवर के जाने के लिए रोड से जा सकेंगे। तो ये दोनों मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। बहुत कठिन है, पर वहाँ -12 डिग्री तक टेम्परेचर है, काम करने में कठिनाइयाँ हैं, पर मैं अपनी तरफ से ताकत लगाकर पूरी करने की कोशिश करूँगा। मैं कमिटमेंट तो नहीं कर सकता,
पर ये प्रोजेक्ट फास्ट चल रहा है। मुझे बड़ा दुख हुआ जब बद्रीनाथ केदारनाथ में जो हादसा हुआ, लोग मर गए, बादल फट गया। अब मैं ऑल सीजन रोड बनाऊंगा, आप कभी भी जा सकोगे, कभी भी आ सकोगे। अब वो चिंता नहीं रहेगी। वो मेरा सपना है कि देश की जनता के लिए मैं तो काम जरूर करूँ। चले, वो उम्मीद करते हैं, और जब तक का आपका कार्यकाल और पुराना जो काम करने का तरीका है तो यही बताता है कि गडकरी साहब के सपने पूरे होते हैं, ना तो उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत आती है और ना ही फंड की कमी होती है, और यही शायद इन प्रोजेक्ट के साथ भी। बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, जो बता रहे थे कि 4 साल में क्या उनकी उम्मीदें थीं, क्या उनका इरादा था और वो वादे कितने पूरे हुए, अड़चन क्या है और आगे का उनका सपना क्या है और कैसे पूरा होगा। तो फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।